मलूक नागर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, एक तरफ बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा जाता है कि बीते 9.5 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है सरकार ने। दूसरी तरफ आपका जो बीएसपी का वोट बैंक है उस पर अखिलेश यादव जी की भी नजर है। उनकी ओर से अंबेडकर वाहिनी का गठन कर दिया गया, कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए, इसकी वो मांग कर रहे हैं। कई बीएसपी के नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया है। तो मुश्किलें बीएसपी के लिए भी बहुत बढ़ने वाली हैं। दोनों ही तरफ से बीजेपी की भी नजर है दलित वोट बैंक पर, उधर समाजवादी पार्टी की भी नजर है। तो फिर कैसे लगेगा बेड़ा पार 2024 में बीएसपी का? देखिए चित्रा जी, जो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आज जो बुलंदशहर में और जो मेरठ कमिश्नरी की जो रैली हुई है जी, जिसमें मेरी बिजनौर लोकसभा का एक सेगमेंट हस्तिनापुर विधानसभा मेरठ जिले में मेरठ कमिश्नरी में आता है, वो इसलिए करी है इन्होंने क्योंकि पूरे देश में जो सबसे पहला चुनाव होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा उसमें आता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 सीटें उसमें पड़ती हैं जिनमें मेरी बिजनौर लोकसभा भी है। तो चिंता बढ़ गई आज की रैली देखकर। एक तरीके से चुनाव की देखिए, इसे चिंता तो पिछली बार भी नहीं बढ़ी थी, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री से पूरा गुजरात बीजेपी, पूरा राजस्थान बीजेपी, पूरा हरियाणा बीजेपी, पूरी दिल्ली बीजेपी और मेरे बराबर की सीट माननीय प्रधानमंत्री जी की भी, जो चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की सीट थी, वहां पहली बार बीजेपी रुकी और मेरी पहली सीट जीती थी। तो चिंता की तो कोई बात है नहीं, लेकिन चिंता की एक बात जरूर है कि कांग्रेस जो विपक्ष में, जो हम भी चाहते हैं किसी तरह बीजेपी देश में रुके, कांग्रेस इस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जिसमें हम है सबसे बड़ी पार्टी है, उसको तुरंत मध्य प्रदेश के चुनाव से सबक लेना चाहिए। अखिलेश जी से अखिलेश पखलेश का माफी मांगना चाहिए। यादवों की जो वोट वहां भाग गई, और हमसे भी जो हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में विधायक ले गए, कुमारी बहन मायावती जी से माफी मांगनी चाहिए, और सचिन पायलट को जो धोखा दिया गुर्जर समाज से माफी मांगनी चाहिए राजस्थान से, जिससे कि कांग्रेस हारी। अरे कांग्रेस पर इतनी नजर क्यों है मलूक नागर जी? कांग्रेस के आप अपना बताइए ना कि बीएसपी क्या कर रही है। बीएसपी भी तो एकला चलो की रणनीति बना रही है। 14 में आपकी सीटें आई थी, फिर क्या करेंगे मलूक नागर जी 2024 के लिए? आपकी चिंता तो बहुत बढ़ गई होगी। आप उसी क्षेत्र से आते हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने आज जनसभा की है। इसलिए चित्रा जी चिंता इसलिए है कि बीजेपी को रोकना है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इनके साथ चाहिए, तब यूपी इनकी होगी, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। चिंता इसलिए बढ़ गई क्योंकि हम चाहते हैं कि बीजेपी रुके और कांग्रेस इसमें मुख्य भूमिका निभाए। कैसे मुख्य भूमिका निभाएगी? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। यूपी के मद्देनजर एक ही सीट है कांग्रेस पार्टी के पास। अगर आप तीनों का वोट बैंक भी जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 80 में से 40 से ज्यादा सीटों पर 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया है। तो तीनों मिल भी जाएंगे तो भी क्या कर पाएंगे मलूक नागर जी? ये तो चिंता का सबब है ना आप लोगों के लिए। 15 देखिए पिछली बार 10 सीटें बीएसपी ने जीती, 5 सीटें एसपी ने जीती, और करीब 45 सीटें ऐसी थी जो दूसरे नंबर पर रही बीएसपी की। तो वही चिंता है और वही जिम्मेदारी कांग्रेस की फिक्स करने की बात चल रही है, जिससे कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभाए तो इनसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन अगर ढह गया तो हमें तो जहां खड़े थे वहां से फायदा ही फायदा होना है। तो आप बोलते हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ कहते हैं कि कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सबको साथ आना पड़ेगा। अब तो पहले तय कर लीजिए कि सो कॉल्ड है या फिर वास्तव में इंडिया गठबंधन है मजबूती से लड़ने के लिए बीजेपी से तैयार। घनश्याम जी मैं फौरन आ रही हूं आपके पास, दो और लोग हैं, जल्दी जल्दी एक टिप्पणी ले लेती हूं उनकी। आशुतोष जी आपके पास आते हुए, आशुतोष जी ये बात तो बिल्कुल सच है ना कि मौजूदा वक्त में बीजेपी जितनी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है, एक तरफ राम का नाम है, दूसरी तरफ मोदी का काम है, और तीसरी तरफ उनकी मेहनत जो अब सड़क पर उतरकर अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रही है, वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है और अब बिखराव की खबरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। फिर कैसे लड़ेगी मोदी के सामने इंडिया गठबंधन के ये जो लोग हैं? आज की तारीख में जो इंडिया गठबंधन की स्थिति है वो निश्चित तौर पर उसमें काफी गड़बड़ी है। और अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, अगर उस वक्त बिहार से ये खबर आने लगे या सुगबुगाहट भी अगर शुरू हुई या अटकल भी अगर लगे या अफवाह भी चले कि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, ऐसी कुछ बातें अगर हो भी हो, मुझे नहीं मालूम उसमें सच्चाई क्या है, तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को ही नुकसान होता है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं,
तो ये सारी बातें, मैं एक बात तो समझता हूं कि जब गठबंधन की पॉलिटिक्स होती है, सीट शेयरिंग की बातचीत होती है, तो उसमें नाराजगी भी होती है, उसमें मतभेद भी होते हैं और बहुत खुलकर एक दूसरे के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है, वो छोटे से छोटे इंसिडेंट को बहुत बड़ा इंसिडेंट बना के और एक बड़ा नैरेटिव पेंट करती है। ये उनका राजनीतिक कौशल है और इसकी सराहना भी होनी चाहिए। तो अगर विपक्ष इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी मामूली सी गलती भी आज की तारीख में बड़ा नुकसान कर सकती है, अगर आप लड़ने में लगे हुए हैं, तो फिर आप नरेंद्र मोदी का क्या क्या मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का क्या मुकाबला करें। आप देखिए कि जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, पटना में हुई, बेंगलोर में हुई और मुंबई में हुई, एक माहौल बनने लगा। लेकिन उसके बाद जब तीनों राज्यों के चुनाव हारे, तो उसके बाद अगर आप लगातार देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड लेती हुई दिखाई पड़ रही है। पहले राम मंदिर के मसले को कितना बड़ा किया, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने जिस तरीके से भारत रत्न देने का ऐलान किया, और फिर बुलंदशहर पे जाके कल्याण सिंह कोई मामूली नेता नहीं थे। कल्याण सिंह एक तरफ हिंदुत्व के प्रतीक है और दूसरी तरफ बैकवर्ड पॉलिटिक्स के भी प्रतीक है। तो वो तो हिंदुत्व प्लस जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और बैकवर्ड पॉलिटिक्स जिनकी अपनी थाती है वो उसको इनकैश नहीं करा पा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज की तारीख में तुलना की जाएगी तो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है इंडिया गठबंधन से, और अगर इंडिया गठबंधन का समय रहते नहीं चेता तो बहुत मुश्किल आने वाली। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करते हुए फिर मैं इसका जवाब लूंगी। दर्शक तिवारी जी, आप बोलिएगा। बड़ी खबर बिहार की पॉलिटिक्स से, अमित शाह से मिल सकते हैं सम्राट चौधरी। बीजेपी बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, बिहार के राजनीतिक हालात पर फीडबैक देंगे। आपको बता दें कि जिस तरह का एक्शन इस वक्त बिहार की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है, बिहार में पटना में नीतीश कुमार के आवास पर बैठक जारी है। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी नीतीश कुमार पर तंज कसती हैं। राबड़ी आवास में अपने नेताओं के साथ तेजस्वी यादव बैठक करते हैं। वहीं सम्राट चौधरी फीडबैक देने वाले हैं कि मौजूदा माहौल बिहार का क्या है। आपको बताते चले, एक साथ चुनावी राजनीति में उतरकर 2019 में एनडीए ने बीजेपी नीतीश कुमार ने 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस पार्टी को एक सीट किशनगंज की सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को पूरी 17 सीटें, नीतीश कुमार को 16 सीटें और एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी, तब रामविलास पासवान जी थे, उस समय पूरी की पूरी 6 सीटों पर जीत हासिल करती है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार अब पूरा मन बना चुके हैं, क्योंकि कल ही उनकी ओर से परिवारवाद को लेकर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला भारत सरकार की ओर से किया गया। नरेंद्र मोदी की वो तारीफ करते हुए नजर आए। एक और टिप्पणी इस पर आशुतोष जी, क्या ये माने जा सकते हैं नीतीश कुमार का ये जो एक्शन है या उनके ये जो बयान है, वो पूरी तरह से संकेत दे रहे हैं कि अब माहौल बदलने वाला है और फिर से वो पलटने वाले हैं? आशुतोष जी, कल परिवारवाद को लेकर हमला, कर्पूरी ठाकुर के मामले में नरेंद्र मोदी की तारीफ, इस समय बड़ी बैठक कर रहे हैं और रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया था उस मुद्दे पर भी अपने लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। वो देखिए चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त बिहार में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यह चाहेगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर उनके पाले में जाएं। उसके दो बड़े कारण। पहला बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में गठबंधन के सहयोगियों के साथ 40 में से 39 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें मिली, तो 17 की 17 सीटें उसने जीती थी। और अगर जनता दल यूनाइटेड अगर आज की तारीख बीजेपी के साथ जाता है तो इंडिया गठबंधन तो फिर जो इंडिया है उसको 40 में से 39 या 38 सीट लाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जिनको कि इंडिया गठबंधन का सूत्रधार माना जा रहा था, अगर वो खुद ही इंडिया गठबंधन को छोड़ देते हैं तो फिर एक परसेप्शन जाएगा कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। तो ऐसे में जनता, नीतीश कुमार उधर जाते इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कदम बहुत ही मुफीद होगा अगर ऐसा कोई कदम उठता है तो। और अमित शाह ने इस बारे में संकेत भी दिए थे। आपको याद होगा कि राजस्थान पत्रिका को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कोई प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन अगर आएगा तो हम सोचेंगे। जबकि उसके पहले झंझारपुर की बैठक की रैली में उन्होंने साफ तौर पर कहा था नीतीश कुमार के दरवाजे बंद है। तो बीजेपी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करती है और ये लोग जो हैं ये दरअसल पुरानी, आज भी 1970 के जमाने की राजनीति करते हैं और छोटे छोटे इंटरेस्ट को लेकर ये अपनी और अपनी पार्टी की जो है वो हमेशा उनकी हालत खराब करते रहते हैं। और 2024 में जो 350 का बड़ा लक्ष्य रखा गया है एनडीए या फिर बीजेपी की ओर से, अब उसके लिए तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को क्या बीजेपी, प्रेम शुक्ला जी, तैयार है? बार बार अपने बिहार बीजेपी के नेताओं से आप लोग बयान दिलवाते हैं दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन छोटी सी खिड़की खोलकर नीतीश कुमार के लिए रखे रहते हैं। तो ये बात भी सच है ना कि नीतीश कुमार पर बड़ी नजर है आप लोगों की।
कि कब आ जाएं एनडीए के पाले में? धीरेन्द्र जी, उसके बाद में फौरन लौट रही हूँ आपके पास। चित्रा जी, हर अच्छे मकान में जो है दरवाजे और खिड़कियां होते हैं। चित्रा जी, हर अच्छे मकान में रोशनी और हवा आने के लिए अच्छी खिड़कियां और अच्छे दरवाजे होते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात। आगे बढ़ा लें अपनी बात, फिर मैं धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगी। तो अच्छी हवाएं आती रहे इस वजह से, या फिर रोशनी आती रहे उसके लिए नीतीश कुमार के लिए खिड़कियां खुली हुई हैं? सीधे बोल दें आप। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, सिर्फ मैंने बताया अच्छे मकान के लक्षण क्या है। अच्छे मकान के लक्षण आपने पूछे तो मैंने बता दिए। नीतीश कुमार जी श्रेष्ठ नेता है, सारे लोग कहते थे। आशुतोष जी भी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी मलूक नागर जी भी प्रशंसा करते हैं, और घनश्याम तिवारी जी तो उनके दल में रहकर आए हैं तो उनके प्रशंसक रहे ही हैं। तो उनकी प्रशंसा में अगर कुछ मैं कह दूं तो अभी उसके भी लोग जो है अनुमान लगाने शुरू कर देंगे कि आप नीतीश कुमार जी की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। ये निश्चित है, कर्पूरी ठाकुर का जो सिद्धांत था, उन्होंने वंशवाद को पोषित करने का कार्य तो नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है। और वंशवाद पर कल उनकी जो तलखी है वो इस बात को जो है, इस बात का संकेत तो है कि जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वंशवाद की राजनीति के विरोध में है, स्वयं श्री नीतीश कुमार जी ने कल वंशवाद के विरोध में बात की है। और नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की जो उनकी 2007 से मांग थी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उसके लिए आभार भी व्यक्त किया है। शेष जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर आज तक के रिपोर्टर बहुत तेज हैं। ठीक है, यानी कि आप हमारे रिपोर्टर्स के ऊपर ही बहुत सारी चीजें छोड़ देना चाहते हैं। तो अब मैं आ जाती हूं धीरेन्द्र कुमार जी। इन्होंने तो अपना रोशनदान खोल कर रखा हुआ है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन आप लोगों ने नीतीश कुमार के साथ जो लड़ाई लड़ी, और हम सब ने देखा विधानसभा में क्या स्थिति हो गई, और फिर बाद के घटनाक्रम भी, खासतौर से जो एलजेपी के लिए, पूरे अगर समग्र पार्टी के लिए। आशुतोष जी, आ रही हूं मैं आपके पास। तो धीरेन्द्र जी, फिर क्या बचेगा आप लोगों के लिए? नीतीश कुमार एक बार फिर से अगर दल बदल करके अपनी पार्टी को फिर से एनडीए का हिस्सा बना लेते हैं तो? नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया है चित्रा जी। सबसे पहले मैं कह दूं, उनकी नीतियों का विरोध किया है। विगत कुछ दिनों से जब से उन्होंने जनादेश का अपमान कर करके बिहार को जंगल राज की तरफ ढकेलने का काम किया है, हम लोगों ने उसका विरोध किया है। और 22 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, यही समय है, सही समय, राष्ट्र निर्माण का यह सही समय है। अगर राष्ट्र निर्माण के लिए कोई आदमी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को अगर मजबूत करने के इरादे से आते हैं तो हम तो उनका स्वागत करना चाहेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रस्ताव कोई भी पार्टी लेके आती हो। जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं ऐसे समय में आएंगे। और मुझे याद है कि जुबान बदल गई है धीरेन्द्र कुमार जी, अब आप जुबान से समझ में आ रहा है कि क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं, खिचड़ी तो पकनी ही थी। उसकी मकर संक्रांति के बाद एक बड़ी क्रांति होगी, ये मैंने पहले ही कहा था। चूंकि ये गठबंधन बेमेल का गठबंधन हुआ था, और जब गठबंधन ये बना था विपक्ष का, तो इसमें जब इंडिया नाम रखा गया था चित्रा जी, तब भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस नाम के इस्तेमाल का विरोध किया था। आप ही लोगों के चैनल पे चलाया गया था, मुझे पता नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग जो ईमानदार छवि के लोग हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अगर साथ देना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर अभी के समय में कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, मोदी जी को रोकना है। अरे मोदी जी को रोकने का मतलब 140 करोड़ लोगों के भविष्य को रोकना है, भारत के विकास को रोकना है। अगर भारत के विकास में अगर कोई सहयोग करना चाहेंगे, प्रस्ताव लेकर आएंगे, तो निश्चित बड़े दिल है भारतीय जनता पार्टी। अगर वो विचार करेगी तो हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है उन पर। ये डाउट वाला गठबंधन, मैंने पहले भी बोला है, इस गठबंधन का पहले ही इसमें डाउट नहीं था, डाउट था। आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट, आई डाउट, ए डाउट। तो ये बनने ही के समय में इसमें डाउट था। वो डाउट आज एक एक करके क्लियर हो रहा है। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है देश का, विश्व में स्थान बना रहा है, विश्व गुरु। राजनीति कितनी जल्दी अपना रंग बदलता है धीरेन्द्र जी, आपकी बातों से भी। कल तक कितना आप कोसते थे, पानी पी पी के कोसा आप लोगों ने नीतीश कुमार को, आज उनके लिए सुर बदल गए हैं। खूब हंस रहे इस समय आशुतोष जी, उनको हंसने का खूब मौका दे दिया है आपने। नहीं, आप आशुतोष जी बिल्कुल हंसे। राजनीति में देखिए, सबसे पहले तो दरवाजा होता नहीं, वहां पे पर्दा होता है, चिलमन होता है। थोड़ा हम भी देखे, थोड़ा तुम भी देखो। अगर कोई अच्छे काम के लिए, अगर किसी का, हम लोग का काम है बिहार को बढ़ाना, देश को बढ़ाना,
विश्व में अपना स्थान को ऊपर करना, बिहारियों के विकास को आगे देखना।